फिल्म की कहानी शुरू होते ही मैक्स को दिखाया जाता है। वो एक सर्वाइवर है। मैक्स अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था। ये एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड था और मैक्स का परिवार पहले ही मारा गया था, इसलिए वो इस बंजर ज़मीन पर अकेले ही अपना गुजारा करता है। मैक्स कुछ गाड़ियों को उसकी ओर आते हुए देखता है, फिर वो अपनी कार में बैठकर उनसे दूर भागता है, लेकिन वो लोग कुछ दूरी पर जाकर मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर वो मैक्स को कैद करते हुए एक जगह की ओर बढ़ रहे हैं। असल में ये एक क्रूर आदमी की सेना थी जिसने मैक्स को पकड़ लिया था, और उस क्रूर आदमी का नाम था इमोर्टन जो। जब दुनिया अपने निवासियों के साथ जड़ से खत्म हो गई तो कोई भी सरकार नहीं बची, उनके पास कोई प्रशासन नहीं था, इसलिए जो बचे हुए कुछ लोग थे वो जंगली जीवन जी रहे थे। लेकिन इमोर्टन जो के पास खाना, पानी, ईंधन आदि सभी सुविधाएं हैं और पूरे प्रशासन को इमोर्टन जो द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इमोर्टन जो एक डिक्टेटर था। इमोर्टन जो की सेना उसके लिए युद्ध करती थी। इमोर्टन जो और उसकी सेना किसी बीमारी से संक्रमित थे। वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें उनके लिए खून की ज़रूरत पड़ती थी। पूरी सेना इमोर्टन जो को अपना भगवान मानती थी, क्योंकि केवल उसके पास ही पानी था। पूरी पृथ्वी बंजर हो चुकी थी और पृथ्वी पर खाने की भी कमी थी। अब जब वे मैक्स को एक कैदी के रूप में वहां लाते हैं तो वे उसके पीठ पर लिख देते हैं कि वो एक यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। यानी मैक्स उन लोगों के लिए बहुत ही कीमती था। मैक्स उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। तभी इमोर्टन जो बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसकी बीमारी के कारण वो इंसान कम और दानव ज़्यादा लगता था। उसकी त्वचा जगह जगह से संक्रमित थी और उसने सांस लेने के लिए अपने मुंह को एक मास्क से ढक रखा था, क्योंकि इमोर्टन जो के फेफड़े और लीवर खराब हो गए थे, इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। जब भी वो बाहर निकलता तो लोग उसके नाम के नारे लगाते थे। थोड़ी देर के लिए वो पानी चालू करता है और इसे लोगों में बांट देता है और सभी इसे लेने के लिए भीड़ लगाते हैं। वैसे तो इमोर्टन जो के पास काफी पानी था, लेकिन उसे वो लोगों में नहीं बांटना चाहता था, जिससे कि वो उनका राजा बनकर उन पर राज कर सके। दूसरी ओर फ्यूरियसा नाम की एक महिला दिखाई जाती है जो कि इमोर्टन जो की बेटी थी। इसके साथ वो इमोर्टन जो की सेना की लेफ्टिनेंट भी थी। फ्यूरियोसा एक सौदे के लिए अपने नज़दीकी क्षेत्र का दौरा कर रही थी। फ्यूरियोसा ट्रक चला रही थी जबकि उसकी सेना उसके पीछे थी। फ्यूरियोसा अचानक अपना रास्ता बदल देती है। इमोर्टन जो देखता है कि फ्यूरियोसा ने अपना रास्ता बदल लिया है, जिस पर उसे शक होता है, इसलिए वो एक कैबिन में चला जाता है जहां फर्श पर एक लिखित बयान होता है कि हमारे बच्चे कमांडर्स नहीं बनेंगे। ये कैबिन उसकी वाइफ्स का था, जिसका मतलब था कि फ्यूरियोसा इमोर्टन जो की वाइफ्स को लेकर भाग रही थी। इमोर्टन जो की 4 पत्नियां थी, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता था और बाद में उन्हें युद्ध की कला सिखाना चाहता था। फिर इमोर्टन जो अपनी सेना को आदेश देता है। इमोर्टन की सेना उसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार। उसकी सेना में एक आदमी था जिसका नाम नक्स था। नक्स इमोर्टन जो का सबसे वफादार आदमी था। नक्स भी इमोर्टन जो की तरह संक्रमित था, जिसके कारण उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। वो तय करता है कि वो ही इमोर्टन की पत्नियों को वापस लाएगा ताकि इमोर्टन को उस पर गर्व हो। नक्स यहाँ अपनी वफादारी साबित करना चाहता था। यहाँ देखा गया कि मैक्स का खून नक्स के शरीर में सप्लाई हो रहा था। वो मैक्स को अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बांध देता है। उन्होंने मैक्स के चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और वो मास्क लोहे का बना था। इमोर्टन सेना ने फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर दिया। युद्ध ही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया था। उनके पास घातक हथियार थे जो उनकी गाड़ियों में फिट थे। एक और कबीले के लोग फ्यूरियोसा पर हमला करते हैं। ये लोग फ्यूरियोसा से उसका ट्रक छीनना चाहते थे, क्योंकि उसके ट्रक में पानी था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तेल से ज़्यादा कीमती पानी होता है। इमोर्टन अपनी पत्नियों के लिए फ्यूरियोसा के पीछे था, जबकि वो जनजाति फ्यूरियोसा के ट्रक के लिए उससे युद्ध करना चाहती थी।
नक्स अपनी गाड़ी को तेजी से चलाते हुए फ्यूरियोसा तक पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तभी हम देखते हैं कि एक रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। नक्स फ्यूरियोसा के ट्रक के करीब पहुंच जाता है। उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा पर कब्जा करना था। नक्स फ्यूरियोसा के ट्रक पर एक बड़ा विस्फोट करना चाहता है। वे रेत के तूफान में आगे बढ़ते हैं। मैक्स को पता था कि विस्फोट के कारण वो भी मारा जाएगा, इसलिए उसने नक्स को ऐसा करने से मना किया। तभी तूफान की वजह से नक्स की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर रेतीले तूफान के बाद का नज़ारा दिखाया जाता है। मैक्स को होश आ गया था, लेकिन उसका चेहरा लोहे के मास्क से ढका हुआ था। इसके अलावा वो मास्क नक्स से भी बंधा हुआ था। नक्स को ऊपर उठाकर वो आगे बढ़ता है। वहाँ मैक्स फ्यूरियोसा के ट्रक के पास पहुँचता है। वो इमोटन की पत्नियों को वहाँ देखता है। इमोटन की पत्नियों में से एक गर्भवती थी। मैक्स उन पर अपनी बंदूक तान देता है। वो उन्हें कैद कर लेता है। सबसे पहले मैक्स उनसे पानी मांगता है। वे लड़कियां उसे पानी का पाइप थमा देती हैं। फिर वो एक कटर से उन पत्नियों को जंजीर काटने के लिए कहता है, जिससे वो बंधा हुआ था। इमोटन की पत्नी में से एक मैक्स की मदद करती है। वो उस जंजीर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्यूरियोसा ने नोटिस किया कि अब इमोटन खुद उसका पीछा कर रहा है और वो उसकी ओर बढ़ रहा है। फ्यूरियोसा समय न होने के कारण भागना चाहती है, इसलिए वो मैक्स पर हमला करती है। मैक्स फ्यूरियोसा का सामना करता है और उसे हरा देता है। इसी बीच नक्स भी होश में आकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है। नक्स उसकी मदद करते हुए मैक्स की चेन काट देता है। मैक्स फ्यूरियोसा के ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक थोड़ी दूरी चलकर रुक जाती है। ये फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। दरअसल फ्यूरियोसा ने अपने ट्रक में एक कोड सेट किया था और उस कोड को एक समय के बाद एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती थी। तभी वो ट्रक शुरू होती थी और केवल फ्यूरियोसा ही थी जिसे वो कोड पता था। इसलिए वो ट्रक की ओर भागती है और इसकी पूरी कहानी मैक्स को बताती है। यहाँ मैक्स कहता है, मैं केवल फ्यूरियोसा के अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इमोटन अपनी पत्नियों के कारण उनका पीछा कर रहा है और इमोटन अपनी पत्नियों को पाने के बाद उनका पीछा करना बंद कर देगा। लेकिन फ्यूरियोसा ने इसे मना करते हुए कहा, मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं एक सुरक्षित जगह पर जा रही हूँ जहाँ हम खुशी से रह सकते हैं। और कोई रास्ता ना होने के कारण मैक्स इमोटन की पत्नियों को भी अपने साथ ले जाता है। वे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन इमोटन की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। ट्रक में एक गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैक्स बाहर आकर उसकी मरम्मत करता है। वो ट्रक फिर से सही हो जाता है। इस बीच मैक्स उस लोहे के फेस मास्क को हटा देता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तभी हम देखते हैं कि नक्स भी फ्यूरियोसा के ट्रक में छुपा हुआ था और उसने फ्यूरियोसा पर हमला कर दिया है। तब इमोटन की पत्नियां फ्यूरियोसा की सहायता करती हैं। यहाँ फ्यूरियोसा नक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोटन की पत्नियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब फ्यूरियोसा ने उसे अपने ट्रक से नीचे फेंक दिया। फ्यूरियोसा और उसके लोग तेजी से गाड़ी चला रहे थे। पहाड़ों के रास्ते पर आते हुए फ्यूरियोसा मैक्स और इमोटन की पत्नियों को छुपा देती है, क्योंकि वहाँ एक जनजाति रहती थी। वे बाइकर्स थे और फ्यूरियोसा ने उस जनजाति से सौदा किया था कि वो उनके लिए बहुत सारा पानी लेकर आएगी। बदले में वे फ्यूरियोसा को सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से जाने देंगे और वे पहाड़ के शुरुआती रास्ते पर विस्फोट करके उसे बंद कर देंगे, ताकि इमोटन और उसकी सेना आगे न बढ़ सके। लेकिन बाइकर्स फ्यूरियोसा पर अपना गुस्सा दिखाते हैं जब वे इमोटन की एक बड़ी सेना देखते हैं। वे फ्यूरियोसा से कहते हैं, हमने सोचा था कि एक छोटी सी सेना होगी, लेकिन ये तो एक बहुत ही बड़ी सेना है। फ्यूरियोसा को ऐसा होने का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उसने मैक्स को पहले से ही बता दिया था कि आगे क्या करना है। उसने वो कोड मैक्स को भी बता दिया था। खतरा महसूस होते ही फ्यूरियोसा मैक्स को भागने का संकेत देती है। मैक्स ट्रक को भगा रहा था, वहीं बाइकर्स भी उनका पीछा करते हैं। उन्हें लगा कि इमोटन और उसकी सेना उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है,
इसलिए वो रास्ते में विस्फोट करके उन्हें वहां रोक देते हैं। फ्यूरियोसा अपने ट्रक में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बाइकर ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह फ्यूरियोसा बच जाती है। अब इमोटन के लिए प्रवेश का रास्ता बंद हो चुका था। वो लोग पत्थर हटाकर अपना रास्ता बनाने लगते हैं। दूसरी ओर वो बाइकर्स फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके साथ कोई और भी है। इमोटन और उसकी सेना पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां इमोटन नक्स को देखता है और उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है। बाइकर्स ट्रक में आग लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। इमोटन ट्रक के पास पहुंचकर फ्यूरियोसा पर अपनी बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी वो गर्भवती महिला इमोटन के सामने आती है। इमोटन ने उसे जाने दिया, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। इमोटन का वफादार होने के नाते नक्स फ्यूरियोसा के ट्रक में जाने के लिए संघर्ष करता है। नक्स उसके हाथ की जंजीर के कारण एक जगह फंस जाता है और उसके पास एक बंदूक भी थी जो कि गिर जाती है। इसे देखकर इमोटन नाराज हो जाता है। उस सेना में एक बीस्ट भी था जो वास्तव में इमोटन का बेटा था। वो विशाल बीस्ट उन पर हमला करता है। वो एक भाला का उपयोग करता है जो सीधे ट्रक की स्टीयरिंग पर फंस जाती है। वो स्टीयरिंग अलग होने वाली थी, लेकिन वो गर्भवती महिला कटर से उस भाले की चेन को काट देती है। अब ट्रक फिर से मैक्स के नियंत्रण में था, लेकिन इसी बीच वो गर्भवती महिला ट्रक से बाहर गिर जाती है और इमोटन की गाड़ी भी पीछे से उसकी ओर बढ़ रही थी। वो गर्भवती महिला को बचाना चाहता था, इसलिए उसने स्टीयरिंग को घुमा दिया। इमोटन अपनी पत्नी के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि फ्यूरियोसा और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। इमोटन की पत्नियों में से एक नक्स को देखती है। नक्स, जो कि निराश था कि उसने कुछ भी लाभदायक नहीं किया है, लेकिन इमोटन की पत्नी उसे समझाती है। अब नक्स ने फैसला किया कि वो इमोटन की पत्नियों की मदद करेगा। फ्यूरियोसा रात में मैक्स को अपना उद्देश्य बताती है। वो मैक्स से कहती है, बचपन में मैं घास के मैदान में रहती थी, यही कारण था इसका नाम हरित प्रदेश था, और वो वहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर इमोटन वहाँ हमला करता है और वो फ्यूरियोसा को गोद लेकर अपने साथ ले जाता है। वो बताती है, मैं अपने परिवार में लौटना चाहती हूँ ताकि मैं एक इंसान की तरह रह सकूँ, क्योंकि यहाँ के लोग किसी वहशी की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर वो एक जगह से गुजरते हैं जो एक दलदल था, जहाँ उनका ट्रक फंस जाता है। दूसरी ओर इमोटन की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इमोटन की पत्नी अब नहीं रही। इमोटन का आदमी जांच करता है कि इमोटन का बच्चा जिंदा है या नहीं। इमोटन अपने बच्चे को खोने पर अपना आपा खो देता है। इमोटन अपने बीस्ट बेटे से कहता है कि तुम्हारा एक भाई था जो मर चुका है। अब वो जाइंट बेटा चिल्ला चिल्ला कर वहां मौजूद सभी लोगों को बता रहा था, मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है। दूसरी ओर ट्रक अभी भी दलदल में फंसा हुआ था। वे उसे छिड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां एक सूखा हुआ पेड़ भी था। नक्स का कहना है, इस पेड़ के जरिए हम अपने ट्रक को यहाँ से निकाल सकते हैं। उन्होंने देखा कि इमोटन का करीबी साथी उनकी ओर बढ़ रहा है, तो मैक्स अपने स्नाइपर बंदूक से उन्हें निशाना बनाता है, लेकिन वो चूक जाता है। फिर फ्यूरियोसा उन्हें शूट करती है, जिससे कि इमोटन के साथी की आंखें खराब हो गई और वो अंधा हो गया। लेकिन इमोटन का साथी नहीं रुकता और बंदूक से फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। वे ट्रक को दलदल से निकालने के लिए कड़ी संघर्ष कर रहे हैं और सफल भी होते हैं। उनका ट्रक मुक्त हो जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक टावर था जिस पर एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स समझता है कि ये उनके लिए खेली गई एक चाल है। इसके बावजूद फ्यूरियोसा वहां चली जाती है। कुछ बाइकर्स भी वहां पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि मदद के लिए पुकारने वाली महिला असली में फ्यूरियोसा की माँ थी। वहाँ एक और बूढ़ी औरत भी थी जिसके पास कुछ बीज थे। ये सब्जियों और फलों के बीज थे जो दुनिया के आखिरी बचे हुए बीज थे, लेकिन उनके पास इन बीजों को बोने के लिए ज़मीन नहीं थी। फ्यूरियोसा इस आशा से यहाँ आई थी कि ये घास का मैदान होगा। वो बंजर हो चुके ज़मीन को देखकर निराश हो जाती है। वो निराश होकर चिल्लाती है और रोती है। फ्यूरियोसा की माँ उससे कहती है, दरअसल वो दलदल जगह जहाँ से तुम आई थी वही ज़मीन थी जहाँ हमें बीज बोना था,
लेकिन वो ज़मीन भी अब बंजर हो गई है। पहले ये घास की भूमि थी। रेडिएशन के प्रभाव ने पूरी भूमि को बंजर बनाकर रख दिया है। उन्होंने रात को निर्णय लिया कि वे उन लड़कियों और बीजों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहां बचने की संभावना हो। मैक्स फ्यूरियोसा से कहता है, अब मुझे जाना होगा। अगली सुबह वो मैक्स को एक बाइक देते हैं और वे खुद भी बाइक्स पर निकल पड़ते हैं। लेकिन मैक्स को अपना परिवार दिखाई देने लगता है जो कह रहा है, फ्यूरियोसा और उसके साथियों की मदद करो। फिर मैक्स अपनी योजना बदल देता है और वो अपनी बाइक वापस उनके पास ले जाता है। मैक्स फ्यूरियोसा को समझाता है, यदि तुम अपना नया जीवन शुरू करना चाहती हो और घास की भूमि की तलाश कर रही हो तो तुम्हें उस जगह पर लौटना होगा जहां से तुम आई हो, यानी कि इमोटन का देश। लेकिन इमोटन के कारण उनके लिए ये करना संभव नहीं था। फिर भी फ्यूरियोसा इस बात से सहमत है। मैक्स पर भरोसा करते हुए वो जिधर से आई थी उधर ही जाने का फैसला करती है। ये जानने के बाद कि फ्यूरियोसा और उसके साथी वापस लौट रहे हैं, इमोटन फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है। मैक्स ने इमोटन को मारने का प्रयास किया। फिर फ्यूरियोसा इमोटन के मुंह का मुखौटा खींच लेती है, जिससे उसका चेहरा और भी भयावह हो गया था। इमोटन की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर नक्स उनकी मदद करते हुए अपना बलिदान दे देता है। इस बीच फ्यूरियोसा भी घातक रूप से घायल हो जाती है, लेकिन वो अब अपने क्षेत्र में पहुंच चुके थे। ये जानते हुए कि इमोटन मर चुका है, उसकी सेना बहुत खुश थी, क्योंकि इमोटन एक क्रूर राजा था। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि फ्यूरियोसा वापस आ गई है और वे फ्यूरियोसा को अपने कमांडर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उसे ऊपर लाते हैं। यहाँ मैक्स अपने रास्ते चला जाता है और फ्यूरियोसा उसे जाते हुए देखती है। फिर उस क्षेत्र का एक घास का स्थान दिखाया जाता है। एक कमांडर होने के नाते फ्यूरियोसा भविष्य में सब कुछ सही करेगी। फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।